Good morning, sir. Hello. Good morning, Hello. sir. Good morning. Can you Good hear morning, me? sir. Good Yes, morning, sir. sir. Very Yes, good sir. morning. Good morning, Very sir. good morning. I can see Sunil Bansal, Anuj Kumar, Neeraj Saini, Deepika, Neeraj, Prachi, Ravindra, Saurabh, Salu, and Vinod. Should we start? So I think we should wait for the 2 or 3 minutes because all Okay, students. let us talk something else. Huh? Okay, sir. अच्छा ये बताइए, when we take limit x tends to a fx, right? Can everyone hear me? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए जब लेते हैं, भाई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, सुन रहे हाँ हो? जी सर. Yes, sir. तो ये तो व्हाट इज ए क्या होता है ये बताओ. A is the limit point of the domain. Limit point. लिमिट पॉइंट ऑफ व्हाट? Domain. देखने का डोमेन. और कोई? Limit point of domain ही होता है. लिमिट जी सर, जिस सेट में फंक्शन डिफाइन है उसी का लिमिट पॉइंट होना चाहिए. जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन है सर, वही डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए. वो उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हाँ, नहीं होना तो जरूरी नहीं है, तभी नहीं होगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा. हाँ, तभी तो जी लिमिट सर. के कॉन्सेप्ट की बात आती है. हाँ हाँ, जी सर. तो जो ये आंसर इज वेरी करेक्ट.
लिमिट, ये ए जो है, ए लिमिट पॉइंट के अलावा कुछ हो नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, बहुत दूर नहीं जा सकता है। तो जी ये सर। ये ए जो है ये उसका लिमिट पॉइंट ही होना चाहिए। तो अब हम जो एक और अंतर बताइए, चलिए आपसे ही और पूछते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन देता हूं, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट ओवर सी एफ जेड, मतलब मेरा फंक्शन वन ही है केवल, है, और मैं ओवर आर्क सी डिफाइन कर रहा हूं, सी इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, और यू कैन से सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल बिटवीन 2 and 3 plus i, बस बताइए। fz is 1 sir. हाँ, एफ जेड इज 1। यू कैन राइट इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर सी, वेयर सी इज आर्क ऑफ द पार्ट, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 and 3 plus i। बिल्कुल फिर से बोल रहा हूं मैं, है। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो इसमें और कुछ पूछ भी सकते हैं। सर इसमें फंक्शन हमें गिवन है या नहीं है सर? फंक्शन तो वन है एफ जेड का ना, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, एफ जेड कर रहा हूं मैं। कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगर कहीं ये लगता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, तो एक बात ये आती है ओरिएंटेशन की, है, ओरिएंटेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत जरूरी है। माय ओरिएंटेशन इज, ओरिएंटेशन ऑफ द सी इज फ्रॉम 2 to 3 plus i। मतलब ये आपको पूछना चाहिए था कि आपने 2 और 3 plus i के बीच में तो बोला, वो आर्क का पोर्शन का ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन है 2 to 3 plus i, 2 से 3 plus i की तरफ को ओरिएंटेशन है। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay sir. हाँ, Okay, अब sir. बताइए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? With respect to z इंटीग्रेट करेंगे सर इसे तो obviously विद रिस्पेक्ट टू जेड ही करना है साहब, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, yes sir. वेरी सिंपल इंटीग्रेशन है। So 1 plus i 2 plus 3i minus 2 कर देंगे सर। 2 plus 3i minus 2 जैसे 2 से लिमिट है तो 2 जो भी है सर। 2 से 3 plus i पर था तो 3 plus i minus 2 कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। यू मीन टू से, यानी आंसर आ गया 1 plus i। yes sir. 1 plus i आ गया ना? Yes sir. जी हाँ, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कोई इसका रीजन बताए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एकदम माइंड में छोटी छोटी बातें होती है जो हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। सर इसमें जो फंक्शन है हमारा वो सर एनालिटिक है, और Analytic यदि है। सर एनालिटिक फंक्शन है और कोई सर हमें जो डोमेन दिया हुआ है वो मेरा सिंपली कनेक्टेड है, तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ और उन्हें मिलाता हूँ सर, तो वो फ्री फ्रॉम पाथ रहेगा सर। हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। हाँ जी, तो मैं सर इवन कोई देन, भी इवन देन पाथ तो कोई लेना ही पड़ेगा ना इंटीग्रेशन करने के लिए। हाँ जी सर। तो इंटीग्रेशन सर मैं करने के वो लिए पाथ तो लेना ही पड़ेगा ना। जी सर। फिर कैसे करोगे आप? आंसर करेक्ट है, और बताओ। हमारा थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ, राइट? जी सर। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी पाथ, बगैर पाथ के इंटीग्रेशन तो होता नहीं। जी तभी तो सर। जानना चाहता हूं, आंसर तो करेक्ट है। आंसर केवल सिंपल लिमिट लगा के, जैसे कि रियल एनालिसिस में करते हैं हम, रियल फंक्शन के लिए करते हैं, वो करा, या मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या करा? सर उसी तरह से किया है। नहीं, उस तरह से नहीं होने का। ऐसे कैसे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन? ऐसे कैसे होगा? पाथ से होगा। फिर तो तुक्का लगा दिया, तुक्का इज करेक्ट, वो ठीक है, हैं? लेकिन ये तो बात बनी नहीं। ठीक से करो, और मैं जानना चाहता हूँ ना, पूरा आंसर जानना चाहता हूँ ना। उसमें हम कोई सर एक भी पाथ ले लेंगे तो सर उसमें मतलब उस पाथ की मुझे इक्वेशन मिल जाएगी सर। हाँ, ठीक है, लेनी पड़ेगा तो फिर पाथ मैं लो ना, तो पाथ जो लो ना। ओरिजिन से चलेंगे सर, हम ओरिजिन से चलेंगे सर।
ओरिजिन चलेगा, चलो ले सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज सर चलो हमारे पास 2 पॉइंट है तो एक लाइन ले सकते हैं उसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए। दोनों कनेक्ट करने वाली लाइन से ना होने का, ये बहुत डिफरेंट, वो ले तो सकते हो लेकिन उसका और डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपलेस्ट पाथ लो ना, सिंपलेस्ट पाथ लो ना। एक ने कहा था ओरिजिन चलेंगे, फिर कहां को चलेंगे भाई ओरिजिन से? हाँ सर, तो लिमिट क्या थी सर? 2 to 3 एक आपसे मैं एक अनुरोध कर सकता हूं कि नाम बोल के ना बोला करें, जिससे मुझे पता रहा किसने बोला। जी सर, मैं उमेद सिंह बोल रहा हूँ सर। उमेद, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपका जो सी क्या है सर, यहाँ पर वो जो मतलब लिमिट क्या है सर? 2 से 3 प्लस आइटा, 3 प्लस 2 आइटा या 3 प्लस आइटा? 2 से 3 प्लस आयोटा। जी जी जी। तो हम सर इसमें ना ओरिजिन से 2 तक जाएंगे सर, और 2 से 3 प्लस आयोटा पे जाएंगे सर। नहीं, कुछ ठीक नहीं बती बात, ऐसे नहीं बनेगा ना, ना। जी जी जी, कोई ठीक है सर। बात ठीक नहीं बनी, बात ठीक नहीं बनी है, इस तरह से बात ठीक नहीं है। एनी अदर वन, एनीवन एल्स? ओरिजिन से जाने की, जो 2 से देखो इसमें बनाओ ऐसे, 3 प्लस आई तो दिखाई दे रहा है ना कहां बन रहा पॉइंट, उससे एक्स एक्सिस पे आओ, उससे रियल एक्सिस पे आओ, हैं? रियल एक्सिस पे 3 पे आ जाओगे। जी जी, है ना, क्योंकि 3 प्लस आई है, वो 3,1 है वो, है ना? हाँ सर, ठीक है सर। तो 2 से जाइए 2.2,0 से जाइए 3,0। हाँ जी, हाँ जी। 3,0 से अब जाइए ऊपर वर्टिकल लाइन। जी जी, जरा इंटीग्रेट करके फिर आंसर निकालिए, तब आएगा करेक्ट। हाँ तो 11 बज रहे। हेलो, जी जी जी, उमेद, इज इट ऑल राइट? हाँ सर, ओके सर, बिल्कुल सर। हाँ, ऐसे ही करोगे इसे, हाँ, आंसर तो वही आना है। जी, तो आप अगर इसे अगर किसी को बताना हो तो पार्ट ऑफ सर्कल भी बनाइए और ये वाला कर्व भी बनाइए जो हमने अभी डिस्क्राइब किया। रियल एक्सिस पे एक लेंथ का, फिर ऊपर खींच दिया, वर्टिकल लाइन खींच दी, जिसकी हाइट हमारी वो भी बाय द वे, क्योंकि हमें 1 ही हाइट पे जाना है, 1 ही था, 1 है। और सर्किल का पार्ट भी बना दिया, क्योंकि सर्किल के पार्ट से जाएं या इससे जाएं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट, नॉट ऑन कर्व। नहीं, हाँ, पाथ। तो हम इस वाले पाथ को ले सकते हैं, जी जी जी। तो उसकी जगह इस वाले पाथ को लिया, इस पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहला x बन गया, जी जी, तो वो तो हो गया 2 to 3, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा बना 0 से i, 0 से 1 y बना, उसमें i आया, वही 1 आया, तो 1 प्लस आया गया। लेकिन आपको पाथ लेना है, कोई ना कोई पाथ तो लोगे ना। जी जी जी, हाँ, सर। हाँ, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी और पूरी तरीके से क्लियरली, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कभी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो इससे आपकी कई चीजों की नॉलेज थोड़ी क्लियर होती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफाइन फाइनाइट सेट? अनदर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बट इजी। हाउ डू यू डिफाइन फाइनाइट सेट? एनीवन? Finite set, sir. Sir, a set with finite elements. नहीं, ठीक से नहीं बात बनी। A set with finite number of elements. Anyone else? कोई और बताओ। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। ये इससे अनुज कुमार हूँ सर। We should define a set Sn equal to set 1, 2, 3 सर, ऐसे n तक एलिमेंट लेंगे उसमें। Any set which can be similar to to Sn, finite set। तो यानी आप मैप ला रहे हो बीच में, बाइजेक्टिव मैप ला रहे हो, हाँ? ओके सर। लेकिन बाइजेक्टिव मैप से पहले जब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन दे रहे हो और फिर फाइनाइट सेट लेके चल रहे हो, तो इसमें तो ओवरलैपिंग हो गई। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में फाइनाइट सेट थोड़ी लोगे, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ फाइनाइट सेट की। कोई और बताए? हेलो, कोई और बताए? हेलो सर, अतुल कुमार। अतुल बोलो सर। A is said to be finite if there exists a bijection F such that A to N before some N belongs to N। ना, अभी बाइजेक्शन ऐसे
कहाँ पढ़ा है किताब में, कौन सी किताब में पढ़ा? देखिए बहुत तरह की किताबें मिलेंगी आपको, मैं बताता हूँ फाइनाइट सेट के लिए, हैं? जो आप सब कह रहे हैं सब आप लोगों ने यही पढ़ा था, तो इसलिए इसे कह रहे हैं? अब आइए पहले देखो, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन बाद में आती है, पहले आएगी इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। अ सेट व्हिच इज नॉट इनफाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट। पहली बात तो ये है? अगर प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स के एंगल से डिफाइन करना है? समझाना हो, समझा हुआ तो आप लोगों ने है ही, फाइनाइट सेट कौन सा होता है। जी सर। तो पहले इनफाइनाइट सेट डिफाइन करोगे, हैं? और उसके बाद आओगे फाइनाइट सेट पे। सेट की डेफिनेशन आपको नोन है। मैं सेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो क्यों सेट की डेफिनेशन के बाद अब हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में। तो अब डेफिनेशन फाइनाइट सेट की देने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसमें एक फाइनाइट सेट ले लिया तो काम नहीं चलेगा ना। और या अब आता है इनफाइनाइट सेट कैसे डिफाइन कर, तो चलो पहले इनफाइनाइट सेट करोगे तो फाइनाइट सेट अपने आप आ जाएगा। देखो जब भी इंटरव्यू में जाओगे आप तो ऐसा अचानक पूछेंगे तो आप सोचोगे बड़ा आसान से पूछ लिया कि फाइनाइट सेट क्या होता है। A set of the type this is called finite set. A set which can be put into bijective correspondence with finite set. आपने फाइनाइट सेट पे दोबारा बोल दिया ना तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो इसलिए वो मैप वाले डेफिनेशन में जान तो होती है लेकिन उसने फाइनाइट सेट ले लिया। अब बताइए, कोई बताइए इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन, कोई बता सकता है इनफाइनाइट? अब आप कहोगे a set which is not finite is called infinite। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि फाइनाइट की डेफिनेशन अभी नहीं आ पाई। बोलिए, कोई बोले। मैं देख पा रहा हूं उमेद ने पहले बोला था, उमेद बोलेंगे आप? सर मैं तो वही है सर, सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं नहीं, गलत ये ऐसे फिर नहीं, इस तरह से मामला बने नहीं सर हाँ, वो आप बताओ सर, हमने तो ये तो चलिए इस किताब को पढ़िए, किताबों पढ़िए, ये फाइनाइट हेलो? सेट इनफाइनाइट। हाँ जी बोलिए, कौन? सर मैं राहुल कुमार। हाँ राहुल बोलो। हाँ सर, a set is infinite if it is similar to at least one proper subset। राइट, सिमिलर मत बोलो वर्ड, और टेक्निकल हो जाओ। ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन के क्लोज जा रहे हैं हम, हमारे पास डेफिनेशन आने वाली है। यस सर। प्रॉपर आ जाएगी। इन्होंने सिमिलर वर्ड लगाया, सिमिलर को हम नहीं जानते सिमिलर क्या होता है, और प्रॉपरली बोलो सिमिलर का मीनिंग ठीक से करो। बोलो राहुल। सिमिलर, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इज मोर बेटर। इक्विवेलेंट से भी और ठीक करो। नहीं मैं बता, और बेटर करो। इक्विवेलेंट भी मैथमेटिकल है, सिमिलर तो मैथमेटिकल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट बाइजेक्शन। हाँ बाइजेक्शन में, यानी अब a set is said to be infinite if it can be put into bijective correspondence with its proper subset, with its proper subset। ये इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी है। इसी टेक्निकल चीज को ही हम इनफाइनाइट सेट डिफाइन करते हैं। A set is said to be infinite if it can be put into one-to-one correspondence या bijective correspondence with its proper subset, यानी कम से कम एक एलिमेंट जरूर छोड़ना है आपको। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपके पास है ना? कम से कम एक एलिमेंट छोड़ने के बाद भी अगर इसे ऐसा फाइनाइट सेट में नहीं होता है। देखिए फाइनाइट सेट सोचिए, अगर उस सेट को जो लेके चले जिसमें डिसाइड कर रहे हो उसमें एक एलिमेंट छोड़ दोगे तो क्या उसे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में रख पाओगे? नहीं। तो ये इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? यही इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट कैन बी पुट इनटू वन टू वन और bijective correspondence with its proper subset। तो ये किसने बोला था? अतुल ने? राहुल ने सर। राहुल ने बोला था। राहुल, तो ये डेफिनेशन को और आपने सिमिलर वर्ड लगा के शुरू करा था, इसे बिल्कुल प्रॉपर्ली। हाँ तो देखो ये चीज रिजॉल्व हो गई। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन आएगी इनफाइनाइट की सेट की डेफिनेशन से। फर्स्ट यू डिफाइन इनफाइनाइट सेट और देन you say a set which is not infinite is called finite। is that clear? जी जी सर। हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप सब जानते हैं लेकिन उसको मैथमेटिकल रूप देना भी बहुत जरूरी है। तो हम इसमें से अब जो हमारा सिलेबस तो सब पे आप पे है ही, हमारे पास थोड़े से पॉइंट है। ये हमारे रियल एनालिसिस में जो हमें करना है, एक तो होगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, राइट? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। एक दो टेस्ट है हमारे पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के। उसके अलावा सीरीज है, फिर सीक्वेंस के बाद सीरीज है, और
डिरिक्लेट टेस्ट करना है, एबेल टेस्ट करना है आपको, और कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर इनसे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी होती है, उनका रिलेशनशिप आपस में, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन भी होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन भी होता है, और सबसे एंड में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो है वेस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। तो बस इतना ही सिलेबस है। वेस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम पर आपके रिजल्ट सारे खत्म हो जाते हैं। यही हमारा रियल एनालिसिस वाला पोर्शन है। आपने अभी तक जो बीएससी में, वैसे तो सारा पढ़ा हुआ ही है, मैं आपको इस एंगल से पढ़ा रहा हूं जैसे कि एमएससी के स्टूडेंट हो। बीएससी में आपने जो अभी हम तक डिस्कस कर रहे थे, सीक्वेंसेस के होती हैं जो, उसमें जो उसकी डोमेन थी वो आप इन ए वे हुज टर्म्स वर नंबर्स, ऐसी सीक्वेंसेस पढ़े हुज टर्म्स वर नंबर्स। अब हम जानना चाहते हैं जो कोई टर्म्स भी किसी वेरिएबल पे डिपेंड करें। जैसे आपने पढ़ी थी सीक्वेंस 1/n, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर ये नंबर से 1, 1/2, 1/3। अब हम इसमें एक x और लगा दें, 1/nx कर दें, तो x के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि x की क्या वैल्यू ले रहे हो, और 1/n तो है ही, और x का रोल भी चलेगा। तो अब इस प्रकार के हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं, हम उनको लेने की कोशिश करेंगे, उनका देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करें, उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है और कैसे उसके अंदर हम काम करेंगे। तो जैसे हमने कहा 1/n लिया, ये सीक्वेंस है 0 पे कन्वर्ज करती है, 1/nx कर दें। अब x की वैल्यू 1 देते हैं तो 1/n हो जाती है, ये वो 0 पे कन्वर्ज करती है। x की वैल्यू 1/2 दे दें तो कुछ और हो जाएगी, 1/3 दे दें कुछ। तो हर पर्टिकुलर x की वैल्यू देके हम लिमिट जो निकालें, अगर वो हर इसकी, उसको भी देखना पड़ेगा। और एक साथ क्या हम सारे x के लिए भी एक लिमिट निकाल सकते हैं? तो यही पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, उसे ध्यान से देखने की बात है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? Now we shall consider sequences and series whose terms depend on a variable. That is, those whose term are real valued functions defined on an interval as domain. एक इंटरवल होगा उसके अंदर, उसकी डोमेन होगी, उस पर x की वैल्यू उस पर हम लेंगे। Accordingly, we denote the terms by fnx. तो अब इसलिए fnx बोल दिया हमने, पहले तो an xn बोलते थे, अब हम बोल रहे हैं fnx। And consider sequences and series of the form fn और summation fnx। जो सीरीज बन गई समेशन लगा दे, तो दोनों इस चैप्टर में हमें कंसीडर कर दी हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुज कुमार है। सर मेरा एक डाउट है इसी से रिलेटेड। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, सीक्वेंस और सीरीज ऑफ सीक्वेंस में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है? नहीं, दोबारा बोलो सर। सीक्वेंस, हाँ, और सर ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस, ये जो अभी सीरीज ऑफ सीक्वेंस वर्ड नहीं बोला मैंने। नहीं सर, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें हमने 1/nx लिया और x पर डिपेंड, हाँ, यस, बस यही तो अंतर है। यहाँ पर पहले तो 1/n लिया था, तो इसके अंदर x पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसकी ये वाली सीक्वेंस हो गई 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। जब 1/nx बोलते हैं तो ये क्या हो गई, 1/x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5, ये जनरल हो गई। लेकिन इस x की वैल्यू होगी एक इंटरवल पे होगी। वो इंटरवल कोई भी हो सकता है, मान लो हम क्लोज इंटरवल ए बी ले लें। जब वो x क्लोज इंटरवल ए बी पे लेंगे, तब इसका रोल देखेंगे क्या बनता है, और ए बी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। ये भी देखना ध्यान से कि ए और बी जो है, अगर इसके अंदर भी 0 आ गया ए और बी के बीच में, क्योंकि नीचे x है हमारा, तो क्या बनेगा, ये सारा इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये ए और बी और इंटरवल का भी रोल है, और ए और बी का इंटरवल के साथ साथ ये इंटरवल भी में भी क्या पॉइंट्स ले रहे हैं उसका भी रोल है। क्योंकि जब हमारी सीक्वेंस ये आर्बिट्रेरी बनी है, अभी तो 1/x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5x एंड सो ऑन, जब हमने 1/nx एग्जाम पे लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू 1 देते हैं तो वही हो गई। लेकिन जैसे जैसे, हाँ वो तो वही, जैसे जैसे x 0 के पास जाएगा, अगर इंटरवल जो जिसके ऊपर हम x डिफाइन करेंगे वो हमारा हमेशा इंटरवल होगा। पहली बात तो ये x कहाँ होगा, किसी इंटरवल में होगा। सर रियल नंबर पर भी हो सकता है?
रियल नंबर पर भी डिफाइन होता है कभी कभी, एक्स बिलोंग्स इंटरवल टू भी तो रियल नंबर्स का सेट ऑफ रियल नंबर्स इंटरवल नहीं होता क्या भाई? ठीक है सर, ठीक है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल है वो भी, जी। राइट? अगर आर्बिट्री कर दिया तो पूरा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल लगाओगे वो भी इंटरवल ही है, और कोई इंटरवल ले लेंगे तो भी इंटरवल है, हैं? जी सर। तो हमारे जो डोमेन है, इस एक्स की डोमेन, जो जिस एग्जाम्पल को लेके मैं चल रहा हूं, एक्स की डोमेन एक इंटरवल है फिलहाल, हैं? इंटरवल का मतलब पूरा आर भी हो सकता है या उसका ऐसा सबसेट जो कि इंटरवल है, और कुछ नहीं है। दो इंटरवल को यूनियन नहीं करेंगे फिलहाल अभी हम, हैं? राइट। अगर ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट से ब्रेक करते हैं, दो को भी इंटरवल का भी यूनियन करते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम जब तक यूनिफॉर्म में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कर रहे हैं हम, या इंटरवल ही लेंगे। होल आर भी इंटरवल ही है, राइट? इज दैट क्लियर? अनुज समझ में आया क्या हुआ कि ये वाली क्या बन रही है हमारी? ये सर समझ में तो आ गया सर। मैं ये बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हाँ। मुझे ये कॉलेज में पढ़ाना पड़े और हाँ। कोई मेरे सामने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, मैं हाँ। उसे ये कैसे समझा पाऊंगा कि वो इजीली से समझ जाए? हाँ, मैंने बताया ना, अभी तक आपने केवल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी जिनकी टर्म्स नंबर्स थी। 1/2 1/3 क्या है? नंबर थी ना? जी सर। अब हम ऐसी सीक्वेंस और सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जिनकी सीक्वेंसेस हैं तो नंबर ही, लेकिन वो वेरिएबल है, हर नंबर एक्स जो उसके अंदर एक एक्स आ गया उसके, और जिस डोमेन को ले रहे हो आप उसके ऊपर रखने पे वो हर सीक्वेंस लगातार बदल रही है। हाँ सर, जैसे 1/n, अब एग्जांपल दे दोगे आप, 1/n है, ये सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। अब 1/nx ले ली, ये सीक्वेंस ये है, ये सीक्वेंस आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, इस तरह लिखोगे 1/x 1/2x 1/3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। लेकिन जो इंटरवल आई लोगे, ए बी इंटरवल लोगे, उस ए बी की पॉइंट्स के कारण इसका रोल बदल रहा है लगातार। अगर वो 1 से लेकर 2 तक ले लो, मान लो इंटरवल है 1 to 2, तो कोई अंतर नहीं है, जैसा 1/n है वैसे ही ये 1/nx है, कोई अंतर ही नहीं है। 1 से लेकर 2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू डाल लो इसके अंदर, है इसका रोल बिल्कुल वैसे ही है जैसा 1/n का, लेकिन इसका रोल तब बदल रहा है जब 0 के पास पहुंच रहा है। और हाँ, तब इसका यानी अब यहाँ इंपॉर्टेंस आई कि इंटरवल और एबीपी भी। अदरवाइज तो इस वाले को आप इसी को सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है 1/n, जो सीक्वेंस है 1/n 0 पे कन्वर्ज करती है, और 1/nx ले लो, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, ये बताइए सर। 1/nx सर। हाँ, 1/nx करेगी नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगा जब x की वैल्यू पर। x की वैल्यू कहाँ है? अगर x की वैल्यू 0 के क्लोज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टिल इट विल गो टू 0, है। लेकिन जब ये x की वैल्यू 0 क्लोज, उसमें भी 2 पॉइंट आएंगे, 0 इसके अंदर है या नहीं है, ओपन इंटरवल 0 1 भी कर सकता हूं, क्लोज इंटरवल 0 1 भी कर सकता हूं मैं, है। उसमें भी रोल अंतर आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। जब क्लोज इंटरवल 0 1 करेंगे तो 0 पे तो इसकी डिफाइन ही नहीं होने का ये सीक्वेंस है, क्योंकि 0 आपको डिफाइन करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी उसमें। ओपन इंटरवल पे भी देखना पड़ेगा, ओपन इंटरवल पे 0 है तो है नहीं, लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, तब भी इसका रोल आएगा। तो हम इस प्रकार की सीक्वेंसेस पे विचार करेंगे। तो अब हमारी सीक्वेंसेस कैसी हैं? हमारे सीक्वेंसेस को जो हम लिखेंगे वो है fn। सीक्वेंसेस कैसे बोल रहे हैं? सपोज fn इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस वेयर ईच फंक्शन इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल i। इन द i को हम क्लोज इंटरवल a b ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल a b। अगर हम उस क्लोज इंटरवल a b से कोई एक पॉइंट जाई ले लेते हैं, जाई, तो एक ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बन गई, f1 जाई, f2 जाई, f3 जाई, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि आपने सीक्वेंसेस में नंबर्स का किया हुआ है, एक पर्टिकुलर एक्स को लेके। उसे आपको पता है, हर जाई के लिए ऐसा करिए आप, हर जाई के लिए ऐसा करिए। दूसरा ले लीजिए, अब जाई की जगह दूसरा पॉइंट ले लीजिए, से ईटा ले लिया आपने, अब f ईटा, f1 ईटा, f2 ईटा, f3 ईटा एंड सो ऑन बन गया। तीसरी ले लिया, अब उसी जाई और ईटा दोनों छोड़ के जीटा ले लिया, तो अब f1 जीटा, f2 जीटा, f3 जीटा बन गया। अब इन सब की लिमिट निकालते जाइए। आपने कहा लिमिट निकाल लीजिए, हमने पहले वाले की लिमिट बोल दी f जाई, दूसरे की बोल दी f ईटा, तीसरे बोल दी f जीटा। जो लिमिट निकली थी आपको जो निकालनी आती है, हमने कहा ना आपको नंबर्स की लिमिट निकालनी आती है, उसको लिमिट लेनी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, आपने निकाल दिया और लिमिट निकाल ली। अब इन सबके साथ जो इतनी सारी निकली,
जो हर x के लिए निकलती गई उसकी लिमिट ली अब हमने, उसे कहा fx। अगर हम अब क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, वी नाउ डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f विद डोमेन I and range the set of डिफाइंड बाई, जो आपने डिफाइन बाई जो एक एक करके लिमिट आई थी f xi f zeta करके, सो दैट इट्स वैल्यू f eta फॉर eta in I इज लिमिट fn eta, यानी जो उसकी सबकी निकाली थी उसी प्रकार से लिमिट निकालते चले गए। द फंक्शन f so defined is referred as limit or point-wise limit of the sequence fn on closed interval ab। तो कैसे लिखेंगे हम, fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx कॉमा फॉर ऑल x in I, हर x के लिए निकालते गए, उसकी लिमिट लेते गए, उससे जो फंक्शन बना, जो नया फंक्शन आया वो हमने कह दिया। अच्छा, कौन कौन एक्सप्लेन करने वाला है, क्या निकला हमारा, ये लिमिट क्या निकली, दोबारा से बताओ बहुत डिटेल करके। उमेद बोलो। जी सर। हाँ जी, उमेद बोलो, कैसे ये जो लिमिट निकाली मैंने, पॉइंट वाइज लिमिट बोली, वो हाँ क्या सर। है, क्या है? तो ये जनरल लिमिट है सर। जैसे मतलब हमने जैसे मान लो ईटा लिया कोई पॉइंट अपनी डोमेन से, ईटा लिया था, जाई लिया था, जीटा लिया था, हाँ हाँ, ईटा पे लिमिट निकाल दी सर फंक्शन निकाल की, दी, हाँ हाँ, एफ ईटा आ गई सर। हाँ, उसे नोट कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हमने जस्ट कोई दूसरा पॉइंट लिया सर, राइट, उस पे भी बिल्कुल ठीक। लिमिट निकाल दिया जी। उसे भी ले लिया, हाँ, इच पॉइंट पे लिमिट निकाल दिया सर हमने। बिल्कुल ठीक, उसे डिफाइन कर दिया फंक्शन। हाँ जी, हाँ जी, उसे एफएक्स ले लिया जी, बाहर उसे ही आ गया एफएक्स, जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही, हाँ। ये जो उमेद ने बोला है, यही हमारा एफएक्स है। हर पॉइंट पे निकालते जाओ, डोमेन की नोट करते जाओ, और बाद में अब उसे उसको फंक्शन के रूप दे दो कि भैया एफएक्स जो एफ मैप है डोमेन आई से क्या है, जो एफ एफ ईटा ही बताना, तो एफ ईटा वो वैल्यू है जो कि ऊपर लिमिट आई थी ईटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, एफ जाई बताना तो वही वैल्यू है जो ऊपर आई थी हमारी जी जी जाई के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये फंक्शन बन गया। तो एफ एक्स से आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। ये अब क्लियर हो गया ना, एक्स की वैल्यू एक एक रखते जाओ, उसकी लिमिट लेते जाओ और उसे डिफाइन करते जाओ। द फंक्शन सो डिफाइंड इज रेफर्ड एज पॉइंट वाइज लिमिट। अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ, जब यूनिफॉर्म लिमिट आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा वहां हम क्या करेंगे। सिमिलरली अगर सीरीज हो तो क्या करोगे, हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ ही लेंगे, सीक्वेंस का भी और सीरीज का भी। अगर सीरीज हो, ये सीरीज कैसे, सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं बताइए, कोई बोलेगा? सर उसका राहुल बोलेगा, राहुल। हाँ अच्छा ठीक है सर। राहुल। यस सर एसओपीएस बनाएंगे सर पहले। हाँ, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो बन जाएगी हमारी इससे, तो उसकी जैसे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसी के हिसाब से सीरीज हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। बिल्कुल ठीक, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की तरह ही सीरीज बनाते हैं। तो हमने बता दिया उसको हमने, अगर हमारी समेशन एफएन कोई सीक्वेंस सीरीज है समेशन एफएन, तो अब हम इसकी भी डिफाइन ऐसे कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन टेंड्स टू 0 to infinity fn x for all x in I. The function f is called sum or the point-wise sum of the series summation fn. तो दोनों चीजें एकदम एक सी हैं। आपको सीक्वेंस को आता है तो सीरीज का निकाल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल बन गई, उससे आप उसे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। Thus, if f is the point-wise limit of a sequence of functions fn defined on AB, then for each epsilon greater than 0 and to each x in AB, there corresponds an integer m such that mod fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to m. अब ये जनरल लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? When do we say xn converges to x? कब कहते हैं? या an converges to a कब कहते हैं? हम कहते हैं given epsilon greater than 0, we can find a positive integer m such that mod of an minus a is less than epsilon for all n greater than equal to that m जो हमने चूज किया था ऊपर, उससे बड़ा होना चाहिए, राइट ना? जी जी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन लेके अब हमने ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या बोला, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टू ईच x इन I, है ना, यहीं पे बोल दिया। जब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोलेंगे तो ये वाली चीज कहीं और बोलेंगे, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टू ईच x in I there corresponds an integer m such that absolute value of fnx minus fx is less than epsilon
whenever n is greater than or equal to m, इसी बात को लिख दे, whenever को for all n is greater than or equal to m भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, सबके पास कोई ना कोई किताब होगी, और मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं आपको, तो उस किताब को भी देख सकते हैं जो मैं शेयर कर दूंगा। तो अब ये डेफिनेशन तो सबको क्लियर है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की? जी सर। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में यही मैं आपको हिंट दे दूं, हमने जो बोला ना ऊपर टू ईच एक्स इन आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम रिप्लेस कर देंगे। फॉर ए सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल टर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल यूजुअली बी वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू टर्म्स वाइज बाउंडेडनेस। पहली बात तो बाउंडेडनेस, 1/nx एग्जाम्पल में देखिए, अगर x 0 के पास जा रहा है तो बाउंडेडनेस खत्म हो रही है। बाउंडेडनेस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक्सेट्रा आर ट्रांसफर्ड टू द लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस और सीरीज। लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं इसके बाद ही जो हमने बताया। मेरी एग्जांपल बहुत आसान सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + x + x² + so on। ये क्या है? जब मैं लिख रहा हूं 1 + x + x² + x³ एंड so on, तो ये सीरीज है मेरी, है ना जी। ये सीरीज जो है कहां कन्वर्ज करेगी और किस इंटरवल? अभी मैंने आपको, अब देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कायदे में तो डोमेन पहले बतानी चाहिए थी, मैं आपसे डोमेन नहीं बता रहा, आपसे खुद ही कह रहा हूं कि आप कुछ कंडीशन निकालिए, इस ज्योमेट्रिक सीरीज पे कंसीडर करिए 1 + x + x² + x³, इसकी डोमेन भी बताइए और बताइए कहां कन्वर्ज करेगी, यानी x में कहां लूं जिससे कि ये कन्वर्जेंट हो जाए। -1 से 1 इंटरवल आएगा सर। -1 से 1 इंटरवल जब बोलते हैं तो ओपन भैया इंटरवल ओपन, सर, हाँ ओपन क्लोज ओपन इंटरवल आएगा सर। यस सर, ओपन इंटरवल। माइनस, देखिए इसके अंदर कैसे आया, ये कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? तो इसके लिए सर हम ना nth सम लेंगे, इसका nth सम की सीक्वेंस वो लेंगे सर, सीक्वेंस ऑफ nth सम ले लीजिए, वो तो बहुत आसान होगी, 1/। हाँ जी, फिर उसमें केस इंट्रोड्यूस करेंगे सर। हाँ, x greater than 1 equal to 1 less than -1 दिखाई दे जाएगा, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। Yes, ये मतलब ये सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 लोगे तो ये बन गया 1 + 1 + 1 + 1 so on, जो कि डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। और 1 से बड़ा लोगे तो और बड़ी होती जाएंगी टर्म्स, एंड देयरफॉर दे विल बी बाउंडेड अनबाउंडेड है, और इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली -1 लोगे तो टर्म्स का साइज बढ़ता जाएगा, और टर्म्स के साइज बढ़ने से क्या होगा? ऑसिलेट करेगी सर, ऑसिलेट करेगी सर, नॉट नेसेसरली ऑसिलेट करेगी, बढ़ती जाएगी, हाँ ऑसिलेट तो करेगी, लेकिन -1 से सर ऑसिलेट, हाँ -1 से और छोटा होने पर, -1 पे तो बिल्कुल ही ऑसिलेट करेगी, लेकिन -1 से और छोटा होने पे टर्म्स जो है ना वो अनबाउंडेड होते चले जाएंगे। जी जी। और हमारी जो ये अल्टरनेटिव सीरीज का होता है कन्वर्जेंस का, उसमें nth टर्म की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 0। सर लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में सर प्लीज, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ऑसिलेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे नहीं होता, तो इसलिए मत बोलो ऑसिलेट वर्ड, छोड़ दीजिए ना, बाउंडेड और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही बोलिए, केवल मत बोलिए ऑसिलेट। हम कहते हैं टर्म्स अनबाउंडेड होती जाएंगी, हैं टर्म्स बढ़ती जाएंगी। यस सर, जी सर। तो ये सब इसलिए वो भी नहीं चलेगा। अब रह गया हमारा इंटरवल केवल -1 और 1 के बीच में, उसमें एक 0 भी एक जरूर देख लेना चाहिए। 0 पे तो ऑब्वियसली हर टर्म क्या है, इस टोटल सम ही 0 है, बहुत ठीक हो गया। और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, हमें पढ़ना बहुत है, पहले चीजें बहुत याद है ना, पहले जो हमने शुरू में 5वीं 6वीं से पढ़ना शुरू कर दिया था वो बहुत ज्यादा याद है, उसके कारण हमें उसके मेमोरी से के। लेकिन जो तरीका इन्होंने बताया है कि मैथमेटिकल वे वही है, इसके nth टर्म का सम निकालो, चाहे है तो जीपी से निकलेगा, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, एक लिमिट बताओ, और वो लिमिट क्या आएगी आप सब जानते हैं, 1/1 - x ही आएगी। तो 1/1 - x ही आएगी। फंक्शन जो fx आएगा वो 1/1 - x ही आएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर बहुत ध्यान से, अगर सब लोगों को इसका आंसर पता है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + x + x² + so on converges to 1/1 - x in the interval open at -1 and open at 1, हाँ both side open interval -1 and 1। तो इसके बीच में इसके all the terms are bounded without the sum being so, हैं सारे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसको ट्रीटमेंट आप इसी तरीके से करिए जैसा कि मैंने ऊपर सीरीज का बनाया,
वो करके कोशिश करिएगा, तो इससे आपको पता लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज कंसीडर द सीरीज fn, सीरीज fn वेयर fnx, देखो बड़ा डिफिकल्ट है वैसे, देखो अगर आप लिख पा रहे हो को आप लिख पाए तो अच्छा है, मेरे पास तो किताब है सामने, तो मैं तो किताब से देख सकता हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी पे जो मैं बोलूंगा, fnx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, नीचे n है, एक्स स्क्वायर ऊपर है केवल, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, तो होल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, और x इंटरवल ले लिया इसका पूरी r ही ले लिया पूरे r पर। इसको सर रिपीट कर देंगे प्लीज एक बार? हाँ मैं बोलूंगा, fnx इक्वल टू सीरीज है, ये सीरीज है, fnx की डेफिनेशन बता रहा हूं बस मैं, fnx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखिए, अब केवल नीचे लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, लिख लिया? जी जी सभी ने लिख लिया होगा? जी लिख लिया। अब इसका जरा ट्रीटमेंट बताइए, एट x इक्वल टू 0 यू कैन सी हर टर्म 0 है, तो सम भी 0 आ गया है, fnx 0 हो जाएगा जी, ठीक हाँ, है सभी सर। fnx 0 हो जाएगा, तो सम भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए अब जो हम फंक्शन जोड़ फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसा कि हमने पीछे डेफिनेशन में बताया था कि fx जो डिफाइन करेंगे हम, तो f0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी है? अब x नॉन 0 हो तो क्या लेंगे बताइए? x नॉन 0 हो तो क्या लेंगे? तो ये जीपी बन जाएगी सर, फिर ये फिर जीपी बन रही है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 देते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी जीपी बन रही है। इसका कॉमन रेशो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशो तो ये हो गया। तो अब इसका क्या फंक्शन डिफाइन करोगे आप? सम फंक्शन किस प्रकार डिफाइन करोगे? ये देखो, रियल एनालिसिस में कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं, जो जिसको हिंट ऊपर से मिलता है कि हमारे पास एक जीपी है, कॉमन रेशियो ये आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? ऊपर हमने देखा था 0 रखने पे 0 आया था, तो fx की वैल्यू 0 होनी चाहिए 0 पर, और 0 नहीं है। अब क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इसलिए x की हर वैल्यू के लिए कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। जी जी, नॉन जीरो वैल्यू के लिए लेस देन 1 है जी। इसीलिए जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, इसलिए ये कन्वर्जेंट हो जाएगी हैं? जी जी। अब जरा जोड़ सोचो, सीरीज का जोड़ क्या आएगा? अगर ये कॉमन रेशियो ये लिख के हैं, तो जो सीरीज आपने ऊपर, हाँ क्या आएगी? 1 अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, तो क्या आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा सर, सोल्व कर लिया। यानी अब हमारी सब कैलकुलेशन करने के बाद हमने सोचा ये fx को सजेस्ट करें, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट 0 एंड 0 इफ x इज 0। अब ये फंक्शन कैसा आया? आपने देखा कि वो जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करती है fx पर, जिसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी when x is non-zero and 0 when x is 0। यानी जो आपने सीरीज ली थी उसकी हर टर्म तो कंटिन्यूअस थी जी, लेकिन जोड़ फंक्शन जो आया, जो सम फंक्शन आया, जो फाइनल सीरीज को जोड़ के आया, वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है सर, ये डिसकंटिन्यूअस है सर। ये x इक्वल टू 0 पर जी जी कंटिन्यूअस आ गया। सो ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज कंटिन्यूअस। सीरीज का जोड़ भी निकल रहा है हमारा, है, और हर x के लिए निकल रहा है। देखिए, जो सीरीज हमने बताई थी आपको ऊपर, वो कैसी सीरीज थी? उसका हर टर्म कंटिन्यूअस था, उसका जोड़ भी निकल रहा था, और जोड़ की वैल्यू भी आ रही थी। लेकिन जो जोड़ फंक्शन आया, जो सम फंक्शन आया, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकला एक पॉइंट पर। इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि ईच टर्म ऑफ ए सीरीज इज कंटिन्यूअस, सीरीज इज समेबल, बट द सम फंक्शन मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हर टर्म कॉन्टिन्यूअस था, सम फंक्शन मे नॉट। उसके लिए एग्जाम्पल था, ठीक है ना? ये तो ये हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। एक और देखिए, कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम बिना लिखे बोलते हैं, मैथमेटिक्स को बोर्ड पे करना ज्यादा अच्छा होता है। अब हम ले रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस fn वेयर fnx इक्वल टू साइन nx अपॉन अंडर रूट n, साइन nx अपॉन अंडर रूट n, ये सीक्वेंस है, और x की वैल्यू है
आर पर, x बिलोंग्स टू आर। साइन nx अपॉन अंडर रूट एन, होल अंडर रूट एन है पूरा, साइन nx ऊपर है, नीचे अंडर रूट एन है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो साइन nx की वैल्यू तो हर निश्चित तौर पे -1 और 1 के बीच में रहेगी। जी जी। और अंडर रूट एन इन्फिनिटी हो ही जाएगा, तो लिमिट तो निकल रही है, लिमिट fnx x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0 जी। तो ये जो 0 आ गया, ये काम कर जाएगा या नहीं कर जाएगा बताओ? ये fx लिमिट कर जाएगी नहीं कर जाएगी ये 0? पहले तो ये सोचिए, बताइए सीक्वेंस की लिमिट कर जाएगी है? हाँ जी, लिमिट तो 0 बनी सर इसकी। 0 लिमिट बनती है ना, कहीं कैसे भी निकाल लो लिमिट 0 के अराउंड आपके पास इंटीजर आ जाएंगे, राइट? क्योंकि वो बाउंडेड हो गया nx का वैल्यू, उससे बड़ा कर दोगे आप 1/2 अंडर रूट n की तरह बिहेव करेगा, 1/√1/n की तरह बिहेव करेगा, 1/n नहीं इस तरह कर ले सर, जैसे इसमें n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है सर। हाँ तो 1/n 0 को टेंड करेगा सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 1/n की तरह बिहेव करेगा ये, और उससे हमारा काम हो गया, क्योंकि ऊपर बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में है जी। तो लिमिट आ गई 0। जरा इसको डिफरेंशियल करके भी निकालिए, जरा fnx का डिफरेंशियल कर दीजिए आप जरा। x के रिस्पेक्ट ये आएगा सर √n cos nx। √n cos nx। हाँ अब जरा इसकी लिमिट कितनी आई? ये सर √n डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया आएगा। जी 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 जी, ये डाइवर्जेंट हो गया, √n ऊपर आ गया है, 0 पे आया सर। वैसे तो नहीं आता सर, वैसे तो फिर इस पे डिपेंड करेगा। जैसे वैसे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की जब cos की वैल्यू 0 cos nx 0 होगा तो 0 ही आएगा है। इन जनरल 0 पे ले लें, अब x = 0 पे देख लें, x = 0 पर ये क्या हुआ, ये √n बन गया सर। हाँ √n बन गया, which tends to infinity as n tends to infinity। तो आपने डेरिवेटिव करके, उस डेरिवेटिव करने के बाद उसका लिमिट ली 0 पर तो आती है इन्फिनिटी। और ऊपर की तरह जब बिना सीधे लिया था fx निकाला था, उससे f' निकालते तो 0 आ ही रहा था। तो दो तरीके से देखा, f' कितना था, ऊपर जो fx निकाल लिया था 0 आया था, उसका डेरिवेटिव कर दो f' भी 0 आ गया। जी जी। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट निकाले, उसका डेरिवेटिव निकाला, और अगर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करा तो वो कन्वर्ज नहीं करता। मतलब हम इस एग्जांपल से दिखाना चाहते हैं कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके लिमिट लो या लिमिट लेके डिफरेंशिएशन करो, ये प्रोसेस दोनों कब ट्रू होंगे कब ट्रू नहीं होंगे, यहां ट्रू नहीं हो रहे, क्योंकि हमने जब पहले लिमिट लिया, लिमिट 0 आ गई, उसका डेरिवेटिव करा 0 आ गया। और हमने टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करा, उसके बाद लिमिट लेने की कोशिश करी तो 0 पे लिमिट नहीं निकल रही है, 0 पे लिमिट उसकी इंफिनिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ लिमिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द लिमिट है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन जरूर निश्चित बन गया कि ये ट्रू कब होना चाहिए। जैसा आप ये एग्जांपल देके हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में दिया था कि हर टर्म कंटिन्यूअस था लेकिन लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। तो एक क्वेश्चन वहां भी बन गया कि अंडर व्हाट कंडीशंस और कंडीशन इफ ईच टर्म इज कंटिन्यूअस सम फंक्शन शुड आल्सो बी कंटिन्यूअस। ये हम देखने की बात आ गई, यहां कंटिन्यूअस नहीं था, हम देखना। ऐसे यहां भी एक क्वेश्चन बन गया अंडर व्हाट कंडीशंस और कंडीशन लिमिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द लिमिट, राइट। तो ये बात हमें तंग कर रही है फिलहाल हमने, लेकिन समझ में आ गया कि एक क्वेश्चन रेज हो गया हमारे पास। मैं आपको अभी हिंट दे देता हूं आंसर। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये दोनों चीजें देखो, यही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में अंतर आएगा। जो एग्जांपल यहां पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में दोनों क्या होंगी, दोनों होल्ड करेंगी। जब अगर हमारे पास सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और टर्म भी कंटिन्यूअस है तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना जरूरी है। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और आपने लिमिट निकाली, उसका डिफरेंशियल करा, या डिफरेंशियल पहले करा फिर लिमिट निकाली, वो दोनों भी, तो यही पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये तीनों एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, मेरा इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आगे मुझे इसकी यूज करना है मुझे, क्योंकि यहां पर हमने देखा
कि हमने अभी फिलहाल ये देखा, द लिमिट ऑफ डिफरेंसेस इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द लिमिट। मैं आज एक और एग्जांपल देके बंद करूंगा क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ध्यान से लिखिएगा, अब सबको लिखना पड़ेगा, fnx इक्वल टू nx लिख लो, nx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर तो n पावर है और साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ nx से, राइट। और इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0-1, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। यस, जरा इस सीक्वेंस की कोई लिमिट निकाले जरा, जो लिमिट मैंने सीक्वेंस बोली, fnx इक्वल टू nx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। इंटरवल है 0 से लेके 1 के बीच में, x की वैल्यू 1 से बड़े नहीं है, x की वैल्यू 0 से कम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया, उसकी पावर n करने पर, और nx से मल्टीप्लाई है। अब बताइए साहब, कौन लिमिट निकाल के बता रहा है? उमेद बोलो। हाँ सर, कर रहे हैं सर ट्राई। राहुल? सर 0 आएगी इसकी fnx की लिमिट, लेकिन 0 को छोड़ना पड़ेगा सर। 0 पे तो 0 पे क्या है? हाँ, अगर 0 रख के देखो, 0 पे 0 है सर, फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है सर। 0 पे भी 0 है सर, 0 पे तो हमेशा 0 है, ध्यान से देखो। लेकिन और जब 0 नहीं है तो तब भी ब्रैकेट 0 हो जाएगा सर, यूनिफॉर्मली 0 आ रही है ये। हाँ जी, तब भी 0 आ रही है, क्योंकि एक बार तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो टर्म है सर, वो बन जाएगी 0। वो बाउंडेड है, वो 0-1 के बीच में आ रही है हर बार। जी 0-1 के बीच में लेने से, और बाउंड्रीज पे 0 आ ही रही है सर ये चेक कर लिया। हाँ, लेकिन हाँ देखिए, इसको अंदर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं fnx में, तो यूनिफॉर्मली ये 0 है, हैं? ये तो अलग से निकालोगे। fn 0 0 क्यों? एट x इक्वल टू 0 हर टर्म 0 है, सो इसलिए 0 आ गई। जी, और 0 नहीं है जब, हैं, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से, उसके अंदर है, x की वैल्यू 1 पे क्या होगा, 1 को भी चेक कर लो, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर 0 हो गया सर, 0 हो जाएगा सर। ये जो पावर वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। हाँ, पावर, इसलिए उस पे भी 0 आ गया। अब उसके बीच की बात करेंगे हम, जब 0 और 1 के बीच में है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n है, ये 0 पे जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने पे सर, पावर करने पे 0 हो जाएगा ये। हाँ, नहीं, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। 0 और 1 के बीच में बताइए कैसे करोगे? 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू के लिए n है एक, तो जी आप एक प्रकार से पर्टिकुलर वैल्यू लेके देख लो। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो सर, एल हॉस्पिटल रूल, इसको n को 1/n लिख देंगे नीचे सर, n को 1/n कैसे लगेगा इसमें? हाँ सर बिल्कुल लगेगा। ये जो n x में n है ना सर, देखिए जब हम n है, सो जो 1/n लिखो इसको आप। सर को सुनो, एल हॉस्पिटल को नाम जो है आप बोलते हैं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका सही नाम लोफिता है। हॉस्पिटल भी तो कहते हैं सर इसको, हाँ, एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, एस नहीं है, लोफिता बोलते हैं। एल को अलग मत करो, वैसे लिखो, एल हॉस्पिटल लिखो जैसे लिखते हो, और इसे एल को अलग मत करो, लोफिता। अंतिम एल को साइलेंट कर दो। हॉस्पिटल का जो अंतिम एल है ना, हाँ, और एल को साथ में बोलो, साथ में अलग क्यों करते हो जी? तो लोफिता, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं को टोक दे, हाँ, तो यू नो द करेक्ट नेम। तो करेक्ट नेम बहुत ज्यादा हम लोगों को आदत है कि हम एल हॉस्पिटल बोलते बोलते मुंह से एल हॉस्पिटल ही निकलता है, निकलने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सही भी पता होना चाहिए, लोफिता। तो लोफिता रूल लगा रहे हो, कुछ और तरकीब सोचो यार, हम लोफिता रूल लगाते नहीं एनालिसिस में। सर मैं बताऊं इसको? सर जब हमारी 0 पे और 1 पे तो क्लियर हो गई, 0 और 1 के बीच में देखना है। हाँ जी सर, जब 0 और 1 के बीच कोई नंबर होता है और उसकी पावर करते हैं, तो सर वो छोटा होता चला जाता है। हाँ, होता है।
तो इसी लॉजिक से जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे भाई जीरो पे एन अप्रोच नहीं करेगा। नहीं मल्टी भी तो अप्लाई हो रहा है एन से, एन भी तो बार एन है ना, ये दिक्कत। अगर ये एन ना होता तो आपकी बात ठीक थी, ये एन मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। जी सर, ये बात ठीक है सर आपकी। हाँ, इसलिए देखो, अब दोबारा बोलो। जी 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 अब बोलो, यही तो देखना हमें। एन है, ए है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, ए एक्स ही रहने दो, एन एक्स है और 1 माइनस स्क्वायर की पावर एन है। ये दिखाई दे रहा है कि एन एक्स जो है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से कम है, इसके एन 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 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये, यानी एन एन से एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है और एक तरफ स्क्वायर हो रहा है, पावर हो रही है। सर अब तो ये हॉपिटा रूल ही लगेगा सर अब तो। यस यस। और नहीं जरूरी नहीं है, नहीं अच्छा ऑप्शन है मतलब हमारे पास में। वैसे कैसे होगा तो फिर, वैसे कैसे होगा? हाँ बताइए आप। नहीं सर, मैं तो ये एल उल्पिटा रूल की बात अरे कर यार लगाइए ना, जीरो पे हम कन्वर्ट कर आगे दिखाते हैं, लगाइए, इसको लिख दीजिए ऐसे -1 लेस देन 0। आपको एम ही तो ढूंढ के देना है, एम की वैल्यू लॉग में निकल जाएगी। आप हाँ जी जी, एम की वैल्यू ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा जी। हाँ, बाय बाय डेफिनेशन भी हो जाएगा। जरा लेकिन सर लिमिट पता ही नहीं हो सर पहले। सर फिर कैसे? लिमिट तो हमने डिसाइड कर ली ना 0, तभी तो सोच रहे हैं कि 0 पे करेंगे। नहीं सर, पहले तो नहीं पता ना सर। कैसे नहीं पता? 0 into infinity की फॉर्म बन रही है ना सर, तो लग तो गया अच्छे से। नहीं देखो, नहीं इनके बात में जाने क्या, 0 पे तो पता लग गई, 1 पे पता लग गई, 0 1 के बीच में ऐसा लग रहा है जी जी, एक इंट्यूशन कह रही है कि 0 की तरफ आप रख के देखिए। चलो x की वैल्यू हाफ रख के देखो ना, n/2 इंटू सर क्या हुआ, n/2 इंटू x की वैल्यू हाफ रखिए तो 3/4 हो गया नीचे, x 4 की पावर n आ रहा है नीचे जी। हैं जी सर। आप ध्यान देखो, 3/4 की पावर n यानी 3 की पावर n ऊपर 4। ये जो टोटल आया अभी आया n/2 इंटू 3/4 की पावर n। यस सर। इसको किसी भी अब आपकी वो बन गई सामान्य सीरीज जिसमें x नहीं है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, उसके लिए कौन से नियम लगाते थे आप? 0 को करेगी सर। हैं? 0 को कर जाएगी सर। ये कौन से नियम से बोला? 3/4 की n ना सर। हाँ, ये जीपी होगी। नहीं, n/2 भी मल्टीप्लाई है। अच्छा, n/2 भी है। n/2 इंटू 3/4 की पावर n है। हाँ, कौन सा नियम लगाओगे? n/2 इंटू सीक्वेंस है। सीक्वेंस में लिमिट लेनी है, हैं? लिमिट के लिए आपको पता ही कि आपने लिमिट में क्या क्या नियम पढ़े हैं? कौन से तरीके से लिमिट लगाओगे इसकी लिमिट कैसे निकालोगे? जब पूछ रहे n/2 इंटू 3/4 की पावर n, है। हाँ, इसके अंदर आप पे बहुत सारे रूल हैं, आप कोई सा भी एक लगा के कर सकते हैं और इससे आपको ये दिखाई देगा कि हाफ पर भी लिमिट 0 ही आ रही है। an/n+1 कर लो इसका, है? जी सर। उससे भी कर सकते हो, कई तरीके से देख सकते हो, क्योंकि ये 3/4 की पावर ये, और ये लोफिता रूल तो लगा ही सकते हो, लोफिता रूल भी बन जाएगा। इसके नीचे लाके 0/0 फॉर्म भी बना सकते हो आप, ∞/∞ फॉर्म भी बना सकते हो इसके अंदर। अगर ये 4/3 नीचे लिया हो, 4/3 की पावर n, तो ये बन गया ∞/∞ है। और अगर 3/4 की पावर n अपॉन 1/n समझे, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म है। तो उससे भी कर लें, दोनों तरह से देख सकते हैं। कन्विंस होना पड़ेगा आपको कि इसकी लिमिट हमेशा निकालनी चाहिए। अधिकतर किताबों में वही ये लगा के डिफरेंशिएशन मेथड लगाकर इसकी लिमिट 0 दिखाई गई होगी। तो इसकी आप लोगों को कन्विंस होना है, मैंने इसीलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि लिमिट आपसे पूछ रही है कि कैसे। हाँ सर ये जो an/n+1 तो सीरीज पे लगेगा ना सर? ये तो अपना लिमिट सीक्वेंस की निकालते हैं। सीरीज पे लगेगा, हाँ सीरीज पे लगेगा। सीक्वेंस के लिए भी इससे पता लग गया ना, टर्म डिक्रीजिंग हो गए। लिमिट निकाल ली तो an/n+1 अगर टेंड्स टू 0 होता है लिमिटिंग प्रोसेस में, है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है।
है जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इसे कन्विंस होने का पड़ेगा, लेकिन इसे कई तरीके देख सकते हैं कि लिमिट 0 आएगी। अब इसके अंदर जो टर्म बाय टर्म डिफरेंस, यानी इसका लिमिट फंक्शन एफ(x) आ गया 0 फॉर ऑल x इन 0 and 1। इंटीग्रेशन क्या हुआ इस लिमिट फंक्शन का, क्योंकि 0 फंक्शन है, 0 लिमिट हो गई 0 और 1 के बीच में। अब जब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करिए 0 to 1 fn(x) इक्वल टू 0 to 1 nx into 1 minus x square की पावर n dx। अगर इसकी लिमिट इंटीग्रेशन कर लें आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगा के जैसे भी करके, इसके लिमिट आ जाती है n/2n+1 2 n/2n+2। लेकिन इसकी लिमिट तो 1/2 आ रही है, n/2n+2 की लिमिट तो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 आती है। तो हमने देखा कि इंटीग्रल ऑफ द लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। तो हमने देखा दस द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अंडर व्हाट कंडीशंस इंटीग्रल ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ये दोनों प्रोसेस, क्योंकि जब इनफाइनाइट सीरीज पे हम लगाते हैं, कभी हम सोचते हैं कि अंदर को इंटीग्रल कर लें, कभी बाहर को कर लें, बिना सोचे नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर आता है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी इंटीग्रल ऑफ द लिमिट और लिमिट ऑफ द इंटीग्रल चेंज नहीं कर सकते। फाइनाइट केस में तो सब कुछ हमारे पास परमिसिबल है। फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं जिनका इंटीग्रेशन करना है तो हम खोल सकते हैं उसे, चाहे इंटीग्रल अलग अलग कर दें चाहे एक साथ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं तब हमें देखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं नहीं। अगेन इसके लिए हमारे पास फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में देखना पड़ेगा कि वहां कैसा इसकी स्थिति है। जो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होंगी उनका हम, या जो सीक्वेंसेस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होंगी उनकी लिमिट और लिमिट दोनों तरफ से हम कर पाएंगे। ऐसा हम यूनिफॉर्म तो जो हमने आज आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बताया, उसके अंदर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए एक एग्जाम्पल हमने कोशिश करी बताने की, और उसके अंदर जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए, वो चारों एग्जाम्पल इसलिए लिए कि वो आगे हमें उनका सॉल्यूशन, इन्होंने हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जैसे हमने पहली वाली में तो कोई बात नहीं थी, दूसरी वाली में ये आ गया था कि हर टर्म तो कंटिन्यूअस थी, लिमिट फंक्शन जो था उसका लिमिट कंटिन्यूअस नहीं थी सम करने पर। दूसरे वाले में ये आ गया था तीसरी एग्जांपल में कि डिफरेंशिएशन निकल भी रहा था, लिमिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला या अलग अलग डिफरेंशियल करा फिर लिमिट निकाली, दोनों में अंतर आ गया, भले ही एक पॉइंट पर अंतर आया था और 0 पे अंतर आया था। चौथे वाले एग्जांपल में क्या हुआ, वो हमने सीरीज ना करके सीक्वेंस पे लिया था। फिलहाल सीक्वेंस में हमने एक ऐसी सीक्वेंस भी हम पे एग्जिस्ट कर गई जहां पर हम सीक्वेंस की लिमिट लेते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं, या पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर लिमिट लेते हैं। दोनों प्रोसेस में अंतर आ रहा है, दोनों एक समान नहीं आ रहे। तो अब इन सब का सॉल्यूशन हमें सोचना होगा। अब देखें 10 these few examples should convince us that a quite new category of problems arises with the consideration of sequences and series of variable terms. We have to investigate under what supplementary conditions these or other properties of the terms fn are transferred to the limit function f. जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो लिमिट फंक्शन पे भी ट्रांसफर हो जाएं, यानी ये कंटिन्यूअस थे तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाए, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन तो लिमिट फंक्शन भी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके जो दोनों का जोड़ निकालें ऐसा हो जाए। A concept of great importance in this respect is known as uniform convergence of a sequence in its domain of definition। सीक्वेंस ले लो चाहे सीरीज ले लो, है तो यही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जब होगा तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आई थी लास्ट 3 एग्जांपल्स में वो सारी ठीक हो जाएंगी, वो सारी हमारी ठीक हो जाएंगी। और यही हमारा मेन, इसीलिए हम पढ़ रहे थे, इसीलिए बहुत तरह की जब वेरिएबल सीरीज सीक्वेंस लेते हैं इसके अंदर तभी 2 कॉन्सेप्ट सीक्वेंस, एक कांस्टेंट वाले में तो एक ही तरह का रहेगा, या तो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। लेकिन जब एक्स के टर्म वेरिएबल करने से और इंटरवल के ऊपर डिपेंड करने से हमने देखा कि कन्वर्जेंस 2 प्रकार का हो जा रहा है, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म। पॉइंट वाइज को हमने देखा, पॉइंट वाइज से लिमिट निकाली, लिमिट तो हमेशा पॉइंट वाइज से निकालते हैं, लिमिट निकाली और उससे हमने 4 एग्जांपल में देखा कि कुछ चीजें जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, लिमिट देखना, ये वेरी कर रहे हैं।
तो इन सब के लिए अब हम जाएंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर, राइट। विद दिस मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, इस पढ़ा रहा हूं आगे। हम एक ऐसे ही डिस्कशन करते हैं, आप बस इसको बाइंड अप कर रहे हैं, आप कल को देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम। वेस्टास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेस्टास, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड वेस्टास नेम। Yes, sir. वेस्टास का बर्थ अराउंड, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन इनका बर्थ अराउंड 1860-65 या ऐसे हो रहा होगा, 1860 में हुआ था। कम से कम आज से 150 वर्ष पूर्व, कम से कम 150 से 160 भी हो सकते हैं। वेस्टास का नाम बहुत है। इन्होंने हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए जिनको सबको हमेशा याद रखना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, कहीं भी आप खड़े होंगे, व्हाट आर द टू मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेस्टास। आपने बहुत सारी पढ़े हैं, वेस्टास, हैनी बोरेल थ्योरम, वेस्टास के साथ बहुत सारे रिजल्ट पढ़े हैं, लेकिन जो सबसे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज there exists a function which is continuous everywhere but nowhere differentiable। याद आया? A function which is continuous everywhere, हम रियल एक्सिस, रियल आर से आर पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन एक भी जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। A function which is continuous everywhere but not differentiable, nowhere differentiable, ऐसा फंक्शन इन्होंने बनाया था और उससे कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल सा बनाया। किसी को याद है फंक्शन? जी जी, मोड एक्स लेके चलिए सर। नहीं, मोड एक्स लेके तो ये तो कंस्ट्रक्शन मोड एक्स तो सिर्फ एक पॉइंट पे दिक्कत कर रहा है ना, जहां पे मोड एक्स की जगह मोड एक्स प्लस 1 कर दोगे, 2 जगह हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, फिर 3 कर दोगे वो तो चलता रहेगा। तो फाइनली क्या आएगा याद नहीं है? वेस्टास फंक्शन ही बोलते हैं उसे, सीरीज की फॉर्म में है सर, वो सीरीज की फॉर्म में है, वेस्टास फंक्शन बोलते हैं। जी 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 हाँ, इसको अपनी एक डायरी में जी नोट करके रखना चाहिए, वेस्टास फंक्शन को लिख के। वो फंक्शन, क्योंकि वेस्टास को भी लोग बहुत पूछते हैं कि वेस्टास। दूसरा गामा फंक्शन सर, इन्हें गामा फंक्शन की डेफिनेशन दी थी सर। गामा फंक्शन वेस्टास ने दिया था? जी जी, 1/गामा को वेस्टास ने डिफाइन किया था सर। वेस्टास ने तो नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट, लेकिन वेस्टास ने तो बहुत काम किया, लेकिन उसके दो मेजर वाले होता है ना, टू मेजर। गामा तो किसी और ने भी किया हुआ होगा, उसके साथ दूसरे भी कुछ कर दिया होगा। गामा मेरे को नहीं लगता कि वेस्टास ने डिफाइन किया था। 1/गामा को सीरीज में डिफाइन किया था सर इन्होंने। ये कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, आगे कंट्रीब्यूट करा होगा, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल। पहला तो ये वाला ऐसा फंक्शन क्रिएट करके दिखाया उसने कहा एक जगह डिसकंटिन्यूअस, 2 जगह, उसने सभी जगह डिसकंटिन्यूअस, सभी जगह कंटिन्यूअस और एक भी जगह डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा बना दिया है। दूसरा जो उन्होंने किया, उन्होंने ये भी देखा जो कंटिन्यूअस फंक्शन है और जो पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें कितना डिफरेंस देखते हो आप कंटिन्यूअस फंक्शन और पॉलिनोमियल्स में? आपने देखा पॉलिनोमियल जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, और sin x कैसा है r पर? कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इसका एक्सपेंशन भी आपने पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, जी जी, पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन है ना। सिमिलरली cos x भी देखा, e टू द पावर x भी देखा, log x भी देखा, सब देखे। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया। वो कहा, उन्होंने एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पर, इंपॉर्टेंस है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल की, इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन भी। क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर every continuous function approximate can be uniformly approximated by a polynomial। ये इसलिए बहुत ज्यादा है। Polynomials are smooth functions, they are differentiable, they are continuous, they are differentiable, they are integrable। इनका इंटीग्रल कर दो, डिफरेंशियल कर लो, कुछ भी कर लो। और एक और खासियत है पॉलिनोमियल में, डिग्री घटती आती है एक एक करके डिफरेंशियल करते हुए, जो डिफरेंस के हिसाब से चलती है। आपके डिफरेंस में भी यही होता है, डिफरेंस में जो करते हो। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस किताब में देखोगे, सबसे पहले वहां ट्रीटमेंट हर जो भी आप फंक्शन लेते हैं उसे पॉलिनोमियल मान के ही करता है। और इसीलिए सबसे पहले वेस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम लिखी जाती है उसके अंदर,
every continuous function can be approximated by a polynomial. और पॉलिनोमियल का ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा आता है, उसका इंटीग्रेशन करना आता है, उसका डिफरेंशिएशन करना आता है। पॉलिनोमियल्स बहुत स्मूथ होते हैं, कर्व बनाओगे तो बहुत स्मूथ बनते हैं कर्व उसके, हैं किसी से भी। तो इसीलिए स्मूथ बोलते हैं, क्योंकि स्मूथ वो होते हैं जो मेनी टाइम्स कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो। कितने बार डिफरेंशियल कर जाओ, कितने बार कंटीन्यूअस, हमेशा कंटीन्यूअस है, इसका डिफरेंशियल करो फिर कंटीन्यूअस फिर करो। यहीं पर मुझे एक याद आ गया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू एस्पेक्ट। As far as differentiation is concerned, right? What is the difference between real valued functions and complex valued function? सर रिपीट करना सर एक बार। What is the difference between real valued function and complex valued function? As far as differentiation is concerned, या एक एस्पेक्ट जो आप बता सकते हैं मुझे, डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यूड फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आज 41 ही लोग हैं कुल, कुछ ज्यादा एब्सेंट हैं इस बार आज। वैसे मैं अटेंडेंस लेता लवाता नहीं हूँ, सबकी अटेंडेंस मेरी तरफ से फुल रहती है। आज कम है। जी जी, पता नहीं लगा होगा सर, संडे है ना जैसे कई बार। अच्छा कोई बात नहीं। तो बताइए। सर एनालिटिक फंक्शन का कोई, जी सर चलिए सोच के आइएगा, आंसर मैं दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है? जी सर। हाँ सर, ये आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं अभी? बुक है, आप सब लोग, हाँ मेरे सामने, एस.सी. मलिक, सविता अरोड़ा। जी सर। आप सब लोग इस किताब से देखें, इसी से मैं पढ़ाऊंगा, इसी से कोर्स बना हुआ है, बिल्कुल हेडिंग वाइज ऐसे ही लिखा हुआ है। मलिक एंड, ठीक है? जी सर। चलो आज हम यहाँ रोकते हैं, हैं? जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।